जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक कंसेप्ट आप लोग को डायरेक्ट मेथड था जिसको बड़ी बखूबी से आप लोग समझ लिए थे। उसी के अगला जो प्रावधान पे एक और कंसेप्ट से उस मैथ को पढ़ा जा सकता है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में आपने थोड़ा सा देखा होगा कि पहले की अपेक्षा थोड़ा सा मतलब टफ हुआ होगा। चलिए उसी टॉप को ख़त्म करने के लिए मैं आज भी एक एग्जाम्पल लेंगे और कंसेप्ट को पहले समझेंगे। कंसेप्ट में जैसे हम आपके लिए बोर्ड पर ला चुके हैं, ये फॉर्मेट ऑलरेडी हम आज ले लिए थे। फॉर्मेट में सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिवेट लिखे। ऑपरेटिंग एक्टिवेट का मतलब हुआ कि ये इस इनडायरेक्ट मेथड में हम जो सवाल बनाएंगे उसको 3 कैटेगरी में रखकर देखते हैं। ऑपरेटिंग संचालन व्यय, दूसरा हम लोग आते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिवेट। जैसे यहाँ हम रख लेते हैं इसको 2 नंबर, ठीक है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिवेट चलिए ये हो गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है लास्ट स्टेप जिसको बोला जाता है फिनांस एक्टिवेट। तो देखिए फिनांस एक्टिवेट इसी के नीचे होगा 1 2 3, यानी आप जो मैथ बनाएंगे मैथ की जो जैसे कॉपी होगा उसमें पूरा हेडिंग ले लीजिएंगे। ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिवेट, थोड़ा सा नीचा इन्वेस्टिंग एक्टिवेट और थोड़ा सा नीचा फिनेंशियल एक्टिवेट। लेकिन वही चीज़ को हम उठाकर यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि बोर्ड इतना लंबा नहीं है कि हम उसे कर पाएंगे, तो फिर इधर लाते हैं उसे उठाकर। थर्ड उसके बाद हम आ जाते हैं कैश फ्रॉम इन फिनांस एक्टिव है, ठीक है। तीन नंबर हुआ। यानी आप ध्यान से रखेंगे ये ऐसे नहीं बनाएंगे, कोई भी बच्चे अपनी कॉपी में पूरा स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये पूरे चीज़ 1 2 3 यानी ये ढंग से बनाना होगा। ये ऐसे उठाकर साइड में नहीं लाएंगे। मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है वो थोड़ा सा उसका जो लंबाई है कम है, इसलिए उस भाग को उठाकर यहाँ लाए। ये भाग यहीं पर ज्वाइंट है, ध्यान रखना बस। चलिए अब इसको समझते हैं आज। जैसे इसको समझने के लिए आपका जो सवाल है उन सवाल को बैलेंस शीट कहते हैं। उस बैलेंस शीट के अंदर में जो भी आइटम है उसी आइटम को यहाँ लाया जाता है। जो नियम है ऐड और लेस का नियम है वो पिछले डायरेक्ट मेथड पर ही टीका है कि अगर किसी लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको ऐड में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ देखा जाए गौर से तो यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है और यहाँ भी ऐड है, यानी तीनों में ऐड है। तो लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होता है तो ऐड में लिखा जाएगा। इस नियम कहता है कि लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होता है तो ऐड किया जाएगा। तो ऐड 3 जगह 1 2 3। पहले था कि ऐड 1 था उसमें लिखते थे, लेस 1 था जो डायरेक्ट मेथड में पढ़े थे, लेकिन इसमें ऐड 3 जगह है। तो ही आपको समझना जरूरी है कि भाई ऐड जो हो रहा है वो किसके कैटेगरी में जाएगा। तो देखिए कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। चलिए लायबिलिटी का मूल्य घटता है, नियम ये भी कहता है लायबिलिटी के मूल्य घटता है तो लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस करते हैं। लायबिलिटी का मूल्य घटता है तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो लेस तो तीनों में मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा कि सर लेस तो तीनों में मिला, तो ये आप यहाँ भी है लेस, यहाँ भी है और इसमें भी लेस है। तो ऐसे कंडीशन में आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा
लेस तीनों जगह है तो किसके लेस में लिखें? तो देखिए, जो रूल आपके डायरेक्ट मेथड में काम कर रहा था कि लायबिलिटी के मूल में बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, तो इसके ऐड में लिखेंगे, वही काम करेगा, ऐड में ही लिखा जाएगा। फर्क पड़ेगा कि इसमें लिखे, इसके ऐड में लिखे, कि इसके ऐड में लिखे, कि इसके ऐड में लिखे। लायबिलिटी के मूल में लेस होता है तो इसमें भी लेस करेंगे, चाहे यहाँ लेस करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, ठीक है। ये नियम पुराना ही काम करेगा। अब है कि लायबिलिटी का मूल बढ़ रहा तो ऐड करेंगे, तो 3 जगह ऐड दिए हैं, तो वही सीखना है कि भाई 3 जगह ऐड करना है तो किसको कहाँ करें, इसको समझना ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, 1 नंबर और 3 नंबर, इस तीनों, ये दोनों को समझ लीजिएगा ना। डाटा इसी दोनों का कम होता है और इसका डाटा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सीखिए, और उसके अलावा जो बनता है सब उसमें चल जाता है। जैसे लायबिलिटी साइड का या एसेट साइड का कोई भी आइटम हो, इसमें आना तो है उसको। अब यहाँ लिखे, चाहे यहाँ लिखे, चाहे यहाँ लिखे, लिखना तो पड़ेगा। अब थोड़ा गौर से सुनेंगे। अगर लायबिलिटी के मूल, गौर सुनेंगे, अगर लायबिलिटी के मूल में, अगर लायबिलिटी के मूल में बढ़ोतरी होती है तो ऐड में लिखेंगे, ये ठीक है। कमी होता है तो लेस में लिखेंगे, ये ठीक फार्मूला काम करता है। एसेट ऑपोजिट में काम करता है, रिवर्स में आ जाता है कि अगर एसेट के मूल में वृद्धि हो तो कैश फ्लो के लेस में लिखते हैं। लेस यहाँ यहाँ चुनना पड़ेगा। तो चलिए चुनने की तरीका सीखते हैं। चुनने की तरीका ये है कि इसको सीख लीजिए। तो ये जो है, इसमें मान के चलिए 2-3 चीज आती है। सबसे पहले इसमें शेयर डिवेंचर जो होता है, ऐसा आपके पास जो हम ऑनलाइन क्लास में लोड कर दिए हैं पीडीएफ, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें लिखे हैं कि हम जानते हैं कि कंपनी की मुख्य 2 प्रकार से पैसा जुटाता है। कोई भी कंपनी होता है, पैसा जुटाने का 2 ही साधन है उसके पास, शेयर बेचना और डिवेंचर बेचना, ठीक है, या लॉन्ग टर्म लोन लेना। लॉन्ग टर्म लोन लेना, दीर्घ समय के लिए कर्जा लेना। तो यानी कंपनी में जिस कारण से पैसा आप लोग जुटाते हैं उनको फाइनेंस बोला जाता है, फाइनेंस एक्टिवेट बोला जाता है। तो फाइनेंस एक्टिवेट इसमें आएगा। मतलब निकल के आएगा सिंपल फंडा कि शेयर मिलता है, डिवेंचर मिलता है या लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, तो उसका इसमें आगे याद रखना होगा, शेयर डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन। बस इसको लिखिएगा। यहाँ आइएगा, यहाँ अस्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट, क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। अगर फिक्स एसेट है, अस्थायी संपत्ति है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। तो फिक्स एसेट के कैटेगरी में जब आता है तो यहाँ लिखना पड़ेगा बस फिक्स एसेट ए, शेयर डिवेंचर लॉन्ग टर्म ए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें आता है, याद रखेंगे, शेयर डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन, 3 को इसमें आएगा। इसमें फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें क्या आएगा, और गुडविल मूल बढ़ता है तो इसमें आता है। मूल सिर्फ बढ़ेगा तब आएगा गुडविल का, मूल घटेगा तो इसमें चल जाएगा। चलिए इतना तो समझे। तो ये आपके बैलेंस शीट से ये दोनों अगर याद रखते हैं, ये दोनों में आ जाता है तो ठीक है। और जब दोनों के लिए नहीं वो डाटा होगा तो आंख मूंद कर उसके ऊपर ले जाइएगा। यानी अगर वो शेयर है या डिवेंचर है तो आप इसमें लाइएगा, बिल्डिंग है, मशीन है, फिक्स एसेट है, वो इसमें लाइएगा। अगर वो नहीं है, वो दोनों में से नहीं है, ना इसके लायक है ना इसके लायक है, तो उठाकर इसमें लाइएगा। बस यही तो कंसेप्ट है इसका, यही तो इसका कंसेप्ट है। बाकी कुछ किताबों में लिखी है, बहुत लंबी चौड़ी लिखी है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंसान को ज़िंदगी में स्ट्रगल करना चाहिए। विदाउट स्ट्रगल का ज़िंदगी जीना वो भी आसान नहीं होता। आज जरा सोचेंगे, कल हम लोग हम अपने भारतीय एक्ट्रेस जो था सुशांत सिंह राजपूत, उसके बारे में आप लोग मतलब आप जानते नहीं, आप लोगों का फेवरेट हीरो हो सकता है, मानते हैं। मैंने अभी तक उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता था। सीरियल में कभी कल देख लिए थे, कभी कभी अवार्ड शो में आता था,
एंकरिंग करें वो भी देखते थे। फिल्म बोली महेंद्र सिंह धोनी फिल्म जो देखे नहीं, व्यक्तिगत देखे नहीं है, तो उसके चेहरा हमको था कि भाई ये स्मार्ट लड़का है, चलो भाई ये देखते थे स्मार्ट भाई है, हम लोग की उम्र के है इसलिए थोड़ा सा। लेकिन कल जब सुसाइड किया तो कल उसका जब देखे तो लगा कि नहीं ये गलत कर दिया। इसलिए गलत कर दिया कि आज उस हीरो को देखकर लाखों स्टूडेंट अपने डिजाइन स्टाइल, हेयर स्टाइल, कपड़ा का स्टाइल रखते हैं, उसको एक अपना आइडल मानते थे। और वो भी इतने सक्सेसफुल है लोग जो अपने ज़िंदगी की लड़ाई लड़ चुका था, जहाँ सफलता चरम पर था, स्टार था, हीरो था, वहाँ उसके साथ ये करना बाकी ऐसे स्टूडेंटों के लिए क्या प्रभावित पड़ेगा जो अपनी लाइफ में भी संघर्ष कर रहा, फेल हो रहा है। यही तो कहेगा कि सुशांत सिंह भारती जब सक्सेसफुल होकर अपने स्ट्रगल को नहीं झेल पाए तो मैं क्या झेलूँगा। इसलिए वो गलत मैसेज हम आया, यानी अपनी ज़िंदगी में उसने क्या किया, सफलता उसको मिलता गया लेकिन ज़िंदगी को संवारने और सजाने का नहीं समझ पाया। अगर वह जानता कि ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं बना है, लाखों युवा जुड़े हैं मेरे से, करोड़ों भारतीय जुड़े हैं, वो हम हमारे सीरियल, हमारे फिल्म और मूवी को देखते हैं, हमको देखना चाहते हैं, तो खास खुदा इस कारण से वह जिंदा रह सकता था। इसीलिए कहा गया है कि इंसान जब भी धरती पाए तो बहुत बार ऐसा भी मौका मिलता है कि अपना कुछ लक्ष्य ना हो, अपना कुछ टारगेट ना हो, अपना कुछ एम्बिशन ना हो, लेकिन किसी और के लिए जीना पड़ता है। इसलिए आज मैं एक शिक्षक हूँ, आज मेरे साथ 50-200 बच्चे उम्मीद रखते कि सर पढ़ाएंगे, हम पढ़ रहे हैं, एक तो उम्मीद हूँ, थोड़ा देर के तो उम्मीद हो, और हम एक डायरेक्ट बंद करते नहीं पढ़ाएंगे तो उन बच्चे पर क्या गुजरेगा। सोचिए क्या गुजरेगा जो हमसे सीखना चाहते थे। यानी उस हीरो से क्या सीखेगा लोग जो उनके मूवी आने से पहले इंतजार लोग करते थे, देखने के लिए इंतजार करते थे। आज उस समाज को क्या मैसेज दिया, जो भी समस्या है लेकिन जिंदा रहना चाहिए था, जो भी समस्या है आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, जिंदा रहना चाहिए था। क्योंकि एक उसकी जिंदगी जाने से एक समस्या उसकी फैमिली को झेलना है, लेकिन हमारे आपके चहेता हीरो में से आता था, उस पर भी तो असर पड़ेगा। कल के डेट में वह व्यक्ति किसी कारण से थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है तो क्या सोचेगा कि सुशांत सिंह राजपूत कर सकता है तो मैं नहीं क्यों कर सकता। यानी एक गलत दिशा दिया। इसलिए प्यारे स्टूडेंटों देखिए, जिंदगी की लड़ाई में उतार चढ़ाव होती रहती है, हम लोग को मजबूती रूप से झेलना है और हम लोग को ये सोच कर चलना है कि गॉड जब तक हमको नहीं मारते तब तक हम अपने शरीर को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचाएंगे। ये होता है लाइफ, जीवन की लड़ाई में ऊपर नीचा होता रहता है। आप अभी लॉकडाउन में देखिए बहुत सारे व्यापारी के नेपाल में पैसा फंसा है, नहीं मिलने के चांस है, डूबने के चांस है। वहीं वह हम बहुत व्यापारियों से मिले, बहुत आर्थिक स्थिति खराब चल रहा है उन लोगों का, क्या सेट कर लेंगे? नहीं, वो नए बिजनेस करेंगे, नई उम्मीद लेकर आएंगे, फिर अपने बाल बच्चे के लिए देंगे। इसलिए ज़िंदगी में उम्मीद और ड्रीम रखना होगा। आप भी पढ़ रहे हैं, ड्रीम से पढ़िए और प्रयास कीजिए कि जितना दिन लॉकडाउन है चल रहा है हम इस वीडियो क्लास से सहयोग करें और इसमें पुनरावृत्ति का, रिविजन का भी तो मौका है। सारा वीडियो आपकी लिस्ट में पड़ा है। नाइट टाइम में चलिए तो पीछे वाला देखते हैं, पीछे वाला देखते हैं। मूड तो बनाइए, मूड तो बना लीजिए। अरे मूड बना लीजिएगा तो कह तो दिए ना, ऐश्वर्या सर एक ऐसे टीचर के रूप में अपने को निरूपित करते हैं कि बच्चे को हम मॉडल स्टूडेंट बना सकते हैं। बस बच्चा मॉडल बनना चाहे तब तो चलिए आज इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं रूम में, फैन नहीं चल पाता है रूम में अभी के डेट में, और फैन जब नहीं चलता है जरा सोचिए कि कितना कंडीशन खराब होता होगा अभी के टाइम। ये सारे चीज़ हम लोग के पास आ चुका है। इसलिए अब हम लोग जो सवाल है, सवाल को उठाते हैं और सवाल में एक कर हम आपको सवाल आज बनाएंगे जो आपके प्रैक्टिस सेट का 10 नंबर सवाल है। प्रैक्टिस सेट का 10 नंबर सवाल है जिसको आप पूर्व में बना चुके हैं, आज वर्तमान में नया मूड में बनाना है। इसको इनडायरेक्ट मूड बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल 2 लाख और 2.5 लाख दिया है, यानी 50,000 का डिफरेंस है इसमें, 50,000 बढ़ा है। देखिए, और ये बार बार बोलने वाली बात नहीं है लाइब्रेरी साइड का दाम बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे घट, ये तो याद हो जाना चाहिए, पुराना कहानी हो गया। तो लाइब्रेरी है, शेयर कैपिटल है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें, ये पहले चुन लीजिएगा, इसमें आएगा शेयर कैपिटल। अब इसमें आएगा तो या तो ऐड में लिखा है या लेस में लिखा है। अगर दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, लाइब्रेरी साइड का है तो ऐड में लिखेंगे, इसलिए शेयर कैपिटल को यहां लिखेंगे। शेयर कैपिटल के अमाउंट है 50,000 बढ़ा है, 50,000 लिख देंगे।
फिर उसके बाद नीचे आते हैं, आपको दिया है, घुमा फिरा के दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्राइमरी एक्सपेंस दिया है। इस प्रकार इसको हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मान के उठा लेते हैं। 82,000 दिया है, 1,83,000 दिया है, तो बढ़ोतरी कितना हुआ है? 1,01,000 का वृद्धि हुआ है। और जब वृद्धि हुआ है तो यहाँ पाएगा प्रॉफिट लॉस इसके भाग में आएगा। बस इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जाते हैं डिवेंचर, 15% डिवेंचर। देखिए डिवेंचर जो जाएगा कहाँ जाएगा, सीरियस सुनिएगा, वीडियो पीछे के देखे होंगे समझ में आएगा, फिर भी सुनिएगा। तो डिवेंचर इसका भाग है। अब बढ़ा है कि घटा वो देखते हैं। तो 30 साल बढ़ा है, तो बढ़ा है तो यहाँ लाएंगे इसे उठाकर 15% डिवेंचर। 30 साल बढ़ा है, इसे उठा कर लाए। उसके बाद हम आते हैं करंट लाइबिलिटी, सन्ट्री क्रेडिटर 1,10,000, 1,50,000, 40 साल का वृद्धि हुआ है। और सन्ट्री क्रेडिटर जो है ना इसमें आएगा, और इसमें तो एसेट आता है, इसमें शेयर डिवेंचर आता है। तो शेयर डिवेंचर तो है नहीं, आपको एसेट तो है नहीं, तो कहाँ जाएगा? सिंपल फंडा, जो आपको दोनों में नहीं जाएगा, वो आउट ऑफ वन में चल जाएगा। यानी सन्ट्री क्रेडिटर आपका दिया है, 40 साल बढ़ा है, तो बढ़ा है तो यहाँ लिखेंगे सन्ट्री क्रेडिटर। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें, बिल पेबल 8,000 घटा हुआ है, और बिल पेबल इसमें नहीं आएगा, यानी ये आपको इसमें शेयर और डिवेंचर आएगा, इसमें कैश एसेट आएगा। तो इसमें सन्ट्री बिल पेबल घटा है, तो यहाँ बीपी लिख दीजिएगा, और 8,000 का जो कमी आया है वो लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग फिक्स एसेट। चलिए फिक्स एसेट ही लिख दिया, जरा सोचेंगे। अब फिक्स एसेट भाई बढ़े या घटे वाला की बात है, वो जाएगा कहाँ आप जानना चाहें, वो जाएगा कहाँ? तो ये शेयर और डिवेंचर का भाग है, ये फिक्स एसेट का भाग है, इसलिए फिक्स एसेट या तो ऐड में आएगा या लेस में आएगा, लेकिन आएगा तो इसी में, ये रखना, आएगा तो इसी में। अब उसका कंसेप्ट देखेंगे कि फिक्स एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट है। 2,74,000, 2,74,000 है, और पहले अमाउंट है 1,17,000, यानी निश्चित रूप से 1,57,000 बढ़ा है। चलिए फिक्स एसेट जब बढ़ता है तो अब एसेट साइड में आ गया है, और फिक्स एसेट जब बढ़ता है तो घटाया जाता है। एसेट का कोई भी आइटम बढ़ता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी इसमें लिखेंगे, यानी आपको साफ स्पष्ट लिखना होगा फिक्स एसेट्स। कितना लिखना पड़ेगा? 1,57,000। अब उसके बाद हम आगे बढ़ा देते हैं फिक्स एसेट के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ा हुआ है, 13,000 बढ़ा हुआ है, तो 13,000 जो बढ़ा है वो भी इसी में लिखा जाएगा, फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी में आएगा। बढ़ा है तो घटाने में लिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब आपको 13,000 बढ़ा है, तो देखिए एसेट साइड का कोई भी चीज़ बढ़ता है तो लेस करते हैं, नियम वही कहता है। अब नीचे आते हैं स्टॉक। स्टॉक में बढ़ा है 56,000 का बढ़ा है, तो स्टॉक फिक्स एसेट नहीं है, ये नहीं है, तो इसमें आया उठकर, इसमें बढ़ा है तो क्या करेंगे? उल्टा काम करेगा, घटाने में लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं डेबिटर। डेबिटर है 70,000 और हुआ है 32,000, ठीक है। पहले 70,000 था, अब घट कर 32,000 हुआ, तो कम आया है, 38,000 कमी आया है। क्या चीज़ में? डेबिटर में कमी आया है, तो कमी आया है तो इसमें ऐड करेंगे, उल्टा काम करेंगे, यानी एसेट साइड का नियम उल्टा काम करता है, तो 38,000 लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कैश और बैंक है, तो कैश और बैंक हम कल भी बताए थे कि एक साथ रहकर देखना है, एक साथ दोनों ओपनिंग, एक साथ दोनों क्लोजिंग रख के देखना है। अब हमारे पास पहले बोर्ड पर देख लीजिए, ये ऑलरेडी मामला फाइनल हो गया,
इसको जोड़ने से पहले एक बार थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग देख लीजिएगा, वो छूट जाएगा एग्जाम में तो खैर आंसर तो मिल जाएगा, छोड़ देंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। देखिए लेकिन चेक करने वाला कभी केयर करता है। देखिए हम मानते हैं कि कॉपी बड़ी लापरवाही से चेक होती है, अगर छूट जाएगा आपको एग्जाम के दिन चलो ट्रिक बता देते हैं, मैंने छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं, हमारे एग्जाम में छूटा होगा तो नंबर काटेंगे। आप ट्रिक सीख लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। ऐसे चेक होता है, बताते हैं वैसे में, उसको जरा सुनेंगे। एडजस्टमेंट छूट जाए जोड़ दीजिएगा, आंसर तभी मिल जाएगा। और छूटने के बाद आंसर जोड़ने के बाद अगर आंसर मिल जाता है और तब आप देखते हैं कि एडजस्टमेंट में अमाउंट है तो काट कुट मत कीजिएगा, छोड़िए क्या आइएगा परीक्षा में। छूट गया है और जोड़ लिए हैं, आंसर मिल गया और तब पता चलता है कि एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको काट कुट मत कीजिएगा, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। काट कुट दीजिएगा तो ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन हम लोग सीखना है सही राइट से सीखना है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दिखाना पड़ेगा। तो आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, ऋण पत्र पर ब्याज का भुगतान। देखिए इस एडजस्टमेंट के पहले हमने आपको बताया था कि जो ब्याज है उसको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसको दो बार लिखा जाता है, एक ऐड में एक लेस में, एक ऐड में एक लेस में। तो इंटरेस्ट तो भाई इंटरेस्ट तो कोई शेयर डिबेंचर है नहीं, संपत्ति है नहीं, तो उठ कर कहाँ आएगा, इसमें आएगा। अब इसमें आएगा, इसमें लिखिएगा इंटरेस्ट प्रोविजनल या प्रोवाइड लिख दिया जाता है, यहाँ लिख दिया जाता है इंटरेस्ट पेड। और दोनों जगह अमाउंट जितना दिया है 9,000, इसमें भी लिख लीजिएगा और इसमें भी लिख लीजिएगा। देखिए इसीलिए बता देते हैं, अगर छूट भी जाता है तो दोनों के अमाउंट को माइनस हो लेस हो बराबर हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में अगर छूट जाता है और बाद में आप पकड़ लेते हैं कि भाई हमसे छूट गया, तब तक आप जोड़कर फाइनल कर लिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, 100% मार्क्स मिलेगा। मार्क्स कैसे लाना है, अकाउंटेंसी में कैसे लाना है, ईपीएस में कैसे लाना है, बीएसटी में, ये सारी चिंता मेरे पर छोड़ दीजिएगा। आप सिर्फ अकाउंट अभी पढ़ रहे हैं, बीएसटी चालू पढ़, आप जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं आप उसके निश्चिंत रहिए। हाँ लेकिन जितना पढ़ा दे रहे हैं उसको जरूर याद रखिएगा अपने अंदर रिवीजन के मूड पर कहकर। अब इसको आते हैं, अब इसको यहाँ से लाइन लेके आएंगे। देखिए आज बड़ी सटीक में आएंगे। ये अमाउंट आएगा 1,00,000, 1,000, 40,000, 38,000, 9,000, टोटल 1,88,000 आया। फिर इसको लाते हैं उठाकर बाहर। अब ये लाइन खींच देते हैं, लाइन इसमें है नहीं, चलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये आपका आया 8,000, 56,000, 9,000, 73,000, ये माइनस में आया। अब इसको फाइनल अमाउंट यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट यहाँ करते हैं तो अब इसके बाद आइए, इसमें नील दिया है, इसमें माउंटेन नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसको उठाकर बाहर लाइए। 1,57,000, 1,13,000, सॉरी 13,000 सिर्फ है, 1,70,000, संयोग से ही माइनस से आया, कोई बात नहीं, माइनस में है तो माइनस में बना लीजिए, ठीक है। एक और आता है इसमें, लेस में आते हैं, लेस में भी नील है। फाइनल अमाउंट देखा जाए तो यही आएगा 80,000। इस प्रकार हो गया 1,00,000। अब इसको करना क्या है, यहाँ एक आ गया अमाउंट फाइनल, एक अमाउंट फाइनल यहाँ आ गया और एक अमाउंट फाइनल यहाँ आ गया। अब यहाँ पर लिखा जाता है, टोटल भी लिखिए तो काम चल जाएगा, चाहे लिख दीजिएगा कैश इंक्रीज। इंक्रीज मतलब कैश बढ़ने का कारण, 1 + 2 और +3। जैसे 1 का अमाउंट कितना आया था उसको देखिए,
1 के अमाउंट आया था 1,15,000। कल दूसरे विधि से बताया था, दूसरे सब विधि से सीख लीजिए, बहुत तरीका है। अब प्लस, ये तो माइनस में है, तो माइनस वाला को क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्लस, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ का मैथ दूसरा होगा। तीसरा नंबर यानी 1 नंबर का अमाउंट ये आया था, मैंने ये लिख दिया। सेकेंड का अमाउंट ये आया था, थर्ड का अमाउंट ये आया था। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको सोल्व कर देते हैं। ये दोनों प्लस प्लस में है, यानी प्लस प्लस का मतलब 1,95,000 है और माइनस 1,70,000 है। अब यहाँ पर 1,95,000 माइनस 1,70,000, यानी आपको फाइनल अमाउंट देखा जाए तो इसमें आया है 25,000। अब इसको यही अमाउंट देखना है, इसी अमाउंट को देखना है। 25,000 आया और इस 25,000 में क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड लिखेंगे और ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश 2 गो आपको दिया है, एक बैंक का दिया है और एक कैश का दिया है। तो बैंक का दिया है 20,000 और इसका दिया 50,000। तो 20,000 और प्लस 50,000 दोनों जोड़ के भेज दीजिएगा 70,000। जब 70,000 भेजिएगा तो फिर यहाँ लाइन ले लीजिएगा, पूरा लाइन ले लीजिएगा और लगभग बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये ले लेंगे और दोनों जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा। अब देखिए तो जरा आपके सवाल में दिया है, एक दिया है 25,000, एक दिया है 70,000, दोनों जोड़िए तो 95,000 हो जाएगा। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जब 95,000 आ गया और क्लोजिंग कैश भी आपका दोनों का जोड़ने के बाद 95,000 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या है, मिल गया, आपने राइट काम किया। यही तो था। अब आज के वीडियो देखने के बाद हमको लग रहा है कि आपको बहुत हद तक समझ में आज आ रहा होगा। तो आज का वीडियो जब देख लेंगे तो निश्चित रूप से सारे स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, हमको जहाँ तक अनुभव है, ऐसा नहीं कि आप हमारे क्लास का वीडियो देख लेते हैं, मोबाइल को टांग देते हैं, दिन भर मोबाइल से अलगे अलगे घूमते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, ऐसा नहीं करते। तो इसलिए जो कहते हैं वो काम थोड़ा सा कर दीजिए, बाकी आप कुछ भी कीजिए ना। तो आज के वीडियो के बाद आप जरूर एक लाइन लिखेंगे कि हाँ सर, अब हम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड समझ आ रहा है, या नहीं भी आ रहा है वो भी लिखेंगे, समझ में आ रहा है सर, नहीं आ रहा कि हम क्या करें इसके आगे। क्योंकि सामने आप लोग रहते तो फेस कर लेते थे, डील कर लेते कि सर फी पर पढ़ाई बता देते थे। तो इस बार जरूर इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और उसके बाद हमको रिप्लाई कीजिएगा कि हम आगे इसका शॉर्ट पढ़ाए कि एक दिन और इसका क्लास लें, ठीक है। आज होमवर्क देते हैं, होमवर्क को ईमानदारी पूर्वक क्रिएट करेंगे और होमवर्क जो देते हैं उसको बना कर देखिएगा। होमवर्क आपको इसमें 16 नंबर क्वेश्चन होगा, 16 नंबर क्वेश्चन को उठाना है और 16 नंबर क्वेश्चन को होमवर्क जो दिया गया है उसी को बनाकर हमको सेंड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भी दिया है, सेम एडजस्टमेंट को यहाँ ऐड और लेस में लिख लेंगे। और 16 नंबर सवाल आप लोग ईमानदारी पूर्वक, डायरेक्ट मेथड तो पढ़ा दिए हैं लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमको चाहिए, तो आप इनडायरेक्ट मेथड में बना के भेजिए। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, पुनः फिर नए वीडियो लेकर आऊँगा।